हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम यूकेपीएससी प्रिंसिपल का एक टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का हमारा नाम जो है वो है ग्रांट इन एड सिस्टम, यानी कि ग्रांट के बारे में जानेंगे कि ग्रांट का क्या महत्व है, कितने टाइप्स की है, कैसे ग्रांट हमारी काम करती है एजुकेशन सेक्टर में, उसके बारे में जानेंगे। तो जो भी यूकेपीएससी प्रिंसिपल यानी उत्तराखंड प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, उनकी यूनिट है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यानी कि जो भी हमारे शैक्षणिक संस्थान है उसमें हमारा वित्त प्रबंधन किस तरीके से होता है, इस यूनिट का आपका एक टॉपिक है ग्रांट इन एड सिस्टम। उसी के बारे में बात करते हैं। मीनिंग क्या है, क्या होता है ग्रांट, इसके टाइप्स क्या है, किस तरीके से स्टेट को ग्रांट मिलता है, ग्रांट की इंपॉर्टेंस क्या है, स्कूल को बेसिकली फंड कैसे मिलता है, उसके बारे में, उसी का एक पार्ट है हमारे फंड का, जो हमें फंड मिलता है उसी का एक पार्ट है। इससे पहले भी हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम फंड के बारे में बात करते हैं कि पब्लिक फंड, प्राइवेट फंड, लोकल फंड किस तरीके से मिलता है, तो वो भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे। लेकिन ग्रांट इन एड जो है हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज के इस वीडियो का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप जो है हमें हमारे जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, आपके शहर का नाम और आपके एग्जाम का नाम, जो कि है यूकेपीएससी प्रिंसिपल, राइट। तो ये आप जो है हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो आपका नाम अगर जैसे संजय है तो आप संजय लिखेंगे, सिटी सपोज देहरादून है तो स्पेस देके देहरादून लिखेंगे, स्पेस देके एग्जाम का नाम जो है आपका यूकेपीएससी प्रिंसिपल, तो आप यूकेपीएससी प्रिंसिपल, या फिर उसके अलावा किसी और प्रिंसिपल की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, वो सारी चीजें भी आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं जहां पर सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हो, उसके लिए आप जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप जो है यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे से नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपका अप टू डेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। तो इसमें जो टोटल बुक आती है वो टोटल बुक आती है, इसमें 9 to 10 बुक्स का ये सेट है। तो बुक्स देख लेते हैं। तो आपका जो पेपर 1 है उसमें आपके इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड कंप्यूटर, तो ये 5 बुक आपके पेपर 1 को कवर करती हैं। उसके बाद जो 4 बुक है वो आपके पेपर 2 को कवर करती हैं, जिसमें आपकी 8 यूनिट है। एजुकेशन पर्सपेक्टिव, एजुकेशन लीडरशिप है उसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंक्लूजन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फाइनेंस मैनेजमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, ये चारों पार्ट जो है आपके इन 4 बुक्स में कवर किए गए हैं। तो 5+4 9 बुक का सेट है। और अगर आप ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं और हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नोट्स का प्राइस है वो आपके बैच से कम कर दिया जाता है। एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है, आपका पेपर 1 जो है और पेपर 2 जो है, टोटल मिला के जो आपका एग्जाम रहेगा 480 का है, 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, तो रिटर्न प्लस आपका एग्जाम है। ठीक है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर आपको हमारे लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल रहते हैं। तो स्टडी पोर्टल एकेडमी आप आईफोन और एंड्रॉइड दोनों ही लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों ही मोबाइल के लिए जो है अवेलेबल है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, स्टोर्स टैब में आप जाएंगे, यूकेपीएससी करके आप सर्च कर पाएंगे, तो आपके पास जो आपका कोर्स है यूकेपीएससी का रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, वो सारे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरीके का हमारा ये कोर्स है। अभी हमारा इस पर डिस्काउंटेड जो प्राइस है वो है 15,000 रुपए। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो 15,000 रुपए में आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर है, चाहे पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों ही कवर है। बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बायलिंगुअल हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर कंप्लीटली हिंदी मीडियम है तो भी आपके लिए सुटेबल होगा। कैसे, वो अब हम ये टॉपिक करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम आपका सिलेबस कंप्लीट करते हैं, राइट। उसके अलावा इसमें जो है टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपकी टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज वो इसमें आपकी है। और इसमें जो है इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो आप इसको फटाफट से ऑर्डर कर सकते हैं, अपना जो ऐप डाउनलोड करके इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे परचेज करना है, जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है जो आपको कोर्स दिखाई दे रहा है उस पर आप आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एंड्रॉइड है, आईफोन है तो आप सीधा बाय नाउ करके पेमेंट कर सकते हैं। एंड्रॉइड है तो आई एम इंटरेस्टेड
पर क्लिक करने के बाद आपको आपके व्हाट्सएप पर योर लर्निंग ऐप से मैसेज आएगा। इस मैसेज में पेमेंट का लिंक होगा, इस लिंक पर आपको पेमेंट करनी है और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे आपकी ऐप पर। वो कोर्स आपका इंस्टेंटली लाइव हो जाएगा आपके लिए, आप उसको तभी के तभी देख सकते हो। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रांट इन एड सिस्टम, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट क्राउड है वो हिंदी मीडियम है और इसी को देखते हुए हमने भी अपने बैच में, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हमने अपने बैच में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रखी है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो कैसे अभी बात करते हैं। तो ग्रांट इन एड सिस्टम हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं अनुदान सहायता प्रणाली, यानी कि जो आपको अनुदान मिलता है आपके स्कूल को उसके बारे में है। सो एलोकेशन सिस्टम ऑफ स्टेट ग्रांट एंड द लोकल बॉडी ग्रांट, तो लोकल बॉडी और स्टेट बॉडी को किस तरीके से ग्रांट दिया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर अनुदान सहायता सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की एक प्रणाली है। जो भी फाइनेंशियल हेल्प आपके स्कूल्स को मिलती है, जो भी वित्तीय सहायता आपके स्कूल्स को मिलती है, उसी का एक पार्ट है हमारा ग्रांट, जो कि हम किसके माध्यम से देते हैं, अनुदान के माध्यम से देते हैं। और सरकार द्वारा निरीक्षण और अनुदान सहायता के लिए निर्धारित नियमों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत है। इसके बारे में सबसे पहले प्रस्ताव कब आया था, 1852-53 में वुड डिस्पैच जो आया था, वुड का डिस्पैच, उसमें जो है इसके बारे में बात की गई थी कि जो निजी निकाय है, जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे स्वैच्छिक संगठन हैं, उनको जो है अनुदान की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले में इसके बारे में बात की गई थी। सो ग्रांट इन सिस्टम क्या है, ग्रांट इन is a system of financial assistance given to all private education institution which agree to submit to inspection by the government rules prescribed for the grantee। तो आपको ग्रांट दी जाती है, उसका इंस्पेक्शन भी किया जाता है, उसकी ऑडिट भी होती है। और फर्स्टली इट वाज मेंशन इन द वुड डिस्पैच 1852-53। अनुदान सहायता को मंजूरी देने के लिए अपनाए नए सिद्धांत आनुपातिक अनुदान हो सकता है, या घाटे का फॉर्मूला हो सकता है, डेफिसिट ग्रांट हो सकती है, या रेशो जो है हमारा ग्रांट हो सकता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या क्या टाइप है इसके। अनुपातिक अनुदान प्रणाली के अनुसार किए गए कुल व्यय का एक निश्चित अनुपात संस्थानों को उपलब्ध करवाया जाता है, जबकि जो हमारा घाटा अनुदान है, डेफिसिट है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका डिफरेंस है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो हमारा होता है रेशो, यानी कि अनुपातिक अनुदान, रेशो ग्रांट, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। आपका जितना भी खर्च है उसका कुछ परसेंटेज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे 1/2, 1/3, वो रेशो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जो भी आपका खर्च है, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है। नेक्स्ट हमारा है डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं घाटे का जो है हमारा अनुदान है। डेफिसिट जो ग्रांट है, इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी आपकी इनकम है और जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है, जितना भी आपका रेवेन्यू है, जितना आपने पैसा कमाया, आपके पास है पैसा, और उसमें से आपका खर्च कितना है, उसको हम माइनस कर देंगे। जो भी एक्सेस अमाउंट आपके लिए बचती है कि एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा, इनकम कम है, तो जो एक्सपेंडिचर के लिए आपको जरूरत है, खर्च के लिए जरूरत है, वो आपको यहाँ पर अनुदान के रूप में मिल जाती है। अलग अलग तरीके का जो है ग्रांट हमारे पास होता है। द प्रिंसिपल ऑप्टेड फॉर द सैंक्शनिंग ऑफ ग्रांट द इन एड आर बोथ प्रोपोर्शनेट ग्रांट, जिनकी प्रोपोर्शनेट रेट में हम देते हैं, एंड डेफिसिट फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट ग्रांट सिस्टम, a certain portion of total expenditure incurred is made available to the institution. The deficit grant is basically based on the differences between the total approved expenditure minus total resources of the institution. हमारे पास दो तरीके के ग्रांट होते हैं, यानी कि अनुदान हमारे दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द रिकरिंग, सेकंड इज द नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो जो है रिपीट होती रहती है। फॉर एग्जांपल आपने आरडी के बारे में सुना होगा, रिकरिंग डिपॉजिट आप इसको बोलते हो, राइट। रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि जैसे आप मान लीजिए हर महीने जो है 1000 रुपए जो है आप आरडी के लिए निकालते हो, तो 1000 रुपए जो आप हर महीने दे रहे हो, तो वो क्या कि हर महीने आपको ये अमाउंट देनी है। या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप करवाते हो, वो भी आपका इसी तरीके का एग्जांपल है कि मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ में, ईयरली बेसिस पर वो अमाउंट आपकी रिपीट होती जाती है, राइट। सो रिकरिंग ग्रांट जो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद निश्चित तौर पर मिलती रहती है। जैसे हर एक ऐसा स्कूल जिसको हर साल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल रही है, तो वो हमारा रिकरिंग ग्रांट। नॉन रिकरिंग ग्रांट, इसमें एक बार एक अमाउंट मिल जाती है, उसके बाद अगले साल मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर दोबारा से स्कूल को ग्रांट चाहिए तो उसको दोबारा से जो है यहाँ पर क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और फिर वो पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं और पार्लियामेंट में डिसाइड किया जाता है कि किसको ग्रांट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। उसके बाद उसके बेसिस पर ग्रांट मिलता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा क्या है रिकरिंग ग्रांट में कि एक टाइमली बेसिस पर हमारी रिपीट होती रहती है, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारी ये रिन्यू होती रहती है। ठीक है, इसमें हमें दोबारा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, एक बार हमारा फिक्स हो गया उसके अकॉर्डिंग हमें मिलती रहेगी। जैसे स्कूल को अपना खर्च चलाने के लिए, ठीक है, मिल रही है किसी स्कूल को, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रांट मिलती रहेगी। नॉन रिकरिंग ग्रांट में क्या होता है, एक वन टाइम पेमेंट मिलती है और इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, ये नॉन रिन्यूएबल होती है, इसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे आपको लैंड खरीदनी है या कोई भी कैपिटल है जो बेसिकली परचेज करनी है, जैसे मान लीजिए स्कूल बस लेनी है या जनरेटर लेना है स्कूल के लिए या प्रिंटर्स लेना है, कोई भी आपको सामान खरीदना है उसके लिए आपने ग्रांट ली, तो वो आपका वन टाइम ग्रांट इस तरीके से आपको एक मुश्त राशि बेसिकली जो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। अब ग्रांट को समझने से पहले हम भारत में ये समझते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, जो फाइनेंस मिलता है एजुकेशन के मामले में वो कैसे होता है, इसमें हमारा केंद्र और राज्य सरकार का क्या संबंध है। आपको पता होगा हमारी 3 सूची हैं, एक हमारी है स्टेट लिस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं राज्य सूची है हमारी, राइट। एक हमारी होती है सेंटर लिस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं संघ सूची है, एंड एक है हमारी कंकरेंट लिस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं समवर्ती सूची, राइट। हमारा जो एजुकेशन है वो किस में आता है, एजुकेशन हमारा आता है कंकरेंट लिस्ट में यानी कि संघ सूची में, सॉरी समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में। तो ये वो सूची होती है जहां पर दोनों मिलकर काम करती हैं, जो ऐसा जो कि एजुकेशन के मामले में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। तो सेंटर का काम क्या होगा, सेंटर का काम होगा पॉलिसी लाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, स्टेट का काम क्या होगा उसको अपने राज्य में लागू करना। अब स्टेट अगर अपने राज्य में लागू करेगी तो उसको इसके पैसा चाहिए, और पैसा कौन देगा, सेंटर देगी, जो कि किस फॉर्म में होगा, ग्रांट के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, सो हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है हमारा एजुकेशन, याद रखना है यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिटर्न में नहीं तो इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है। रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार का संबंध किस तरीके से है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड एलोकेटिंग फंड टू द स्टेट। केंद्र सरकार हमारा क्या काम करती है, शिक्षा से संबंधित जो भी नियम है, नीतियां हैं, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 चल रही है, वो नीति बनाना और उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट उसको इंप्लीमेंट करेगी तो उसके लिए उसको फंड प्रोवाइड करना। सो केंद्र सरकार शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने और राज्यों को धन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है। While the state government are responsible for implementing these policies and managing the fund, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसी आई है उसके पास उसको इंप्लीमेंट करेगी अपने स्टेट में और उसी के अकॉर्डिंग फंड को भी मैनेज करेगी कि किस तरीके से जो फंड आया है, जो ग्रांट आया है, कि वो हमारा सही जगह पर यूज हो रहा है, जिस पर्पज के लिए आया उसी पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी हमारी राज्य सरकार देखेगी। तो राज्य सरकार इन नीतियों को लागू करने और धन का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है। यहां से एक बात आपको पता चल गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा स्कूल को पैसा नहीं दे रही है, सेंटर स्टेट को दे रही है, स्टेट उसके अकॉर्डिंग जो है आगे अपना डिसीजन लेता है किसको कितना देना है, कैसे देना है, किस स्कीम के लिए देना है, इस तरीके से, राइट। केंद्र सरकार कई योजनाओं के माध्यम से शिक्षा को वित्त पोषित करती है, तो बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स भी लेकर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पर, जिसके लिए कि वो फंड प्रोवाइड करती है। जैसे आरटी एक्ट है, आरएमएसए है, मिड डे मील योजना है, तो अलग अलग स्कीम्स लेकर आती रहती है एजुकेशन के लिए, तो जिसके लिए कि फंड भी कौन प्रोवाइड करेगा, सेंटर प्रोवाइड करेगी। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा केंद्र की केंद्र प्रायोजित योजना। ये योजनाएं प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास सहित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो क्या क्या स्कीम्स हो सकती है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी बच्चों को मिले, आरटी एक्ट भी हमारा उसी के तहत है। आरएमएसए जो कि सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस करता है। इसी तरीके से टीचर एजुकेशन के लिए भी, टीचर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उसके लिए भी फंड आ जाता है, और जो है ओवरऑल बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए भी फंड जो है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स एजुकेशन थ्रू सेवरल स्कीम्स सच एज सर्व शिक्षा अभियान, दैट इज एसएसए, आरएमएसए, हमारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एंड द concurrently sponsored scheme for the teacher education. This scheme provide financial assistance to states for the various aspects of education including primary education, secondary education, teacher training and infrastructure development.
इन योजनाओं के अलावा भी हमारे पास, आपने देखा होगा हमारे पास क्या है, IIT है, IIM है, ठीक है, इस तरीके से भी NIT है। तो इनको जो फंड है वो इनको डायरेक्टली दिया जाता है। स्वयं संस्थाओं को जो है डायरेक्टली पैसा दे सकती है, और राज्य सरकारों को जो पैसा देगी वो उनके, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, और स्टेट गवर्नमेंट आगे जो है उसके अकॉर्डिंग जो है काम करती है। ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है स्टेट को इसके अलावा जो है टैक्सेस है। जैसे आपने देखा होगा काफी सारे स्टेट्स में एजुकेशन सेस होता है, तो जो एजुकेशन सेस लिया जाता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट किस पर लगाती है, अपने एजुकेशन पर लगाती है, अपनी शिक्षा पर जो है उसको लगाती है। In addition to these schemes, the central government also provide funding to several autonomous such as IIT, NIT, IIM, etc. नेक्स्ट है हमारा नेशनल लेवल पे फिर किस तरीके से हमारा फंड आ रहा है। सो भारत में केंद्रीय स्तर पर शिक्षा के वित्त पोषण का प्रबंधन मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है बेसिकली वो मैनेज करती है, जो शिक्षा से संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। जो हमारी MOE है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये क्या करेगी, ये पॉलिसीज लेकर आएगी। अभी हमारी कौन सी पॉलिसी चल रही है, NEP 2020, और ये हमारी कौन सी पॉलिसी है, ये हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी एज ऑफ नाउ, जो अभी हमारी इंप्लीमेंटेशन फेज में है। तो पॉलिसी बनाने का काम नेशनल स्टेज पर किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। वे विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन के आवंटन के लिए भी जिम्मेदार है। फिर आगे किस तरीके से हमें फंडिंग करनी है, किस तरीके से जो है हमें आगे फंड करना है, ये भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखती है। किस तरीके से अभी आगे बात करेंगे। सो एट द सेंट्रल लेवल इन इंडिया द फाइनेंशियल ऑफ एजुकेशन इज प्राइमरी मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो MOE बेसिकली and which is responsible for funding policies relating to the education. They are also responsible for the allocation of fund to the various education related schemes and the programs. केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर को ट्रेन करना, टीचर ट्रेनिंग, और बुनियादी ढांचे के विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के सहित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के लिए राज्य को अलग अलग जो स्कीम्स आती हैं, इन सब के अलावा जो राज्य की अलग अलग स्कीम्स आती हैं, SSA, RMSA, मिड डे मील योजना, इस तरीके से उनके लिए भी जो है फंड प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। केंद्र सरकार जो IIT है उनको डायरेक्टली पैसा देगी। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार ने छात्रों के बीच नवाचार, डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को भी बढ़ावा देना है। अब एजुकेशन में स्पेसिफिकली कोविड के बाद से हम एजुकेशन में डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं कि डिजिटलाइज्ड होना चाहिए हमारा, ठीक है। ICT यूज करनी है हमें एजुकेशन के फील्ड में, तो स्मार्ट बोर्ड भी है, ठीक है। AI भी जो है NEP हमारी बात करती है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, मशीन लर्निंग बच्चों को प्रोवाइड करनी है, कोडिंग बच्चों को सिखानी है। सो ये सब हमारी किसमें बात की गई है, NEP 2020 के तहत इसमें बात की गई है। तो सरकार ने छात्रों के बीच नवाचार यानी कि डिजिटल जो साक्षरता है, कौशल विकास है, इसको बढ़ावा देने के लिए भी, जैसे डिजिटल इंडिया अभियान है हमारा, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन है, और इसी तरीके से एम जो आपको फंड भी मिलता है एम का अलग से, अटल इनोवेशन मिशन, ये बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को अलग अलग तरीके से फंड प्रोवाइड करती है। ये तो हमारा जो सेंट्रल स्टेट को करती है। अभी हमने बात की थी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फंड्स एंड टू मेक द पॉलिसीज, तो वो भी पॉलिसीज बनाती है, आगे जो है वित्त पोषण करती है, फंड प्रोवाइड करती है। तो शिक्षा मंत्रालय के अलावा केंद्र सरकार जनजातीय मामलों के मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों को भी वित्त पोषण करती है। इसके अलावा भी किसको देगी, जो जनजाति जो है हमारी बैकवर्ड क्लासेस जो मंत्रालय है, या अल्पसंख्यक हमारे मंत्रालय है, विमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो अलग अलग जो अपने एरिया में जो है एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है, जैसे विमेन के लिए एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है, या अल्पसंख्यकों के लिए एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ाना है, उसके लिए भी यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी, जो समाज के हाशिए पर और कमजोर वर्गों को शिक्षा प्रदान की दिशा में काम करते हैं। इनका काम क्या है कि जो कमजोर वर्ग है हमारा, चाहे वो किसी भी कास्ट को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, रीजन को लेकर हो, लैंग्वेज के बेस पर हो, या जैसे आदिवासी इलाका है, SC ST एरिया है, या फिर इनकम के बेसिस पर जो है लोअर इनकम ग्रुप एरिया है, उनको किस तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, उसके मामले में ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, जो कि आगे सबको पैसा प्रोवाइड करती है। सो द गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक द डिजिटल इंडिया कैंपेन, स्किल इंडिया मिशन, अटल इनोवेशन मिशन टू प्रमोट इनोवेशन, डिजिटल लिटरेसी एंड द स्किल डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट्स। In addition to the Ministry of Education, central government also provide funding to other ministries like the Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Minority Affairs, Ministry of Women and Child Development, which works towards providing education to the marginal and vulnerable sections of the society.
नेक्स्ट हमारा, अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे किस तरीके से काम होता है। अब स्टेट को तो पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, कहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिल रहा है। तो भारत में राज्य स्तर पर शिक्षा का वित्त पोषण मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और प्रत्येक राज्य का अपना शिक्षा विभाग होता है, वह अपनी सीमाओं के भीतर शिक्षा के वित्त पोषण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। भारत में राज्य स्तर पर शिक्षा के लिए वित्त पोषण प्राथमिक स्रोतों में से एक है। स्टेट को सेंटर की तरफ से जो है हमारा फंड मिल रहा है, राइट। और जो हमारा स्टेट है, जो उसको जो पैसा मिल रहा है, उसके लिए अलावा राज्य सरकार की अपनी भी जिम्मेदारी है। तो उनका भी अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है हर एक स्टेट का। जैसे हमारा नेशनल लेवल पे, तो स्टेट लेवल पर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना जब भी बजट बनाते हैं स्टेट, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने एजुकेशन का पार्ट रखते हैं कि एजुकेशन में कितना खर्च किया जाएगा, बजट में अलग से स्पेसिफाई किया जाता है। तो अपने ही स्टेट के बेसिस पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से फाइनेंस होगा, वो हमारा यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट देखती है, जिसमें से ग्रांट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है वो उनमें से हमारा एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेंटर से जो ग्रांट मिलता है वो पैसा हमारे काम आता है एजुकेशन के मामले में। सो इन इंडिया द फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन एट स्टेट लेवल इज द प्राइमरी responsibility of the state government. Each state has its own education department and is responsible for funding and administering education within its boundaries. The primary source of funding for education and state level in India is budgeting, basically the granting system from the central government. अब हमारा स्टेट बजट, जो भी मैंने आपको बताया कि द स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट फंड्स टू एजुकेशन इन देयर एनुअल बजट। तो राज्य सरकारें जो भी अपना वार्षिक बजट बनाएंगी उसमें भी शिक्षा के लिए धन आवंटित करेंगी कि हमें कितना पैसा एजुकेशन सेक्टर में लगाना है। दीज फंड्स आर यूज्ड टू पे। ये फंड अब कहां पर यूज होगा, जो हमने बजट में रखा है कहां पर यूज होगा। सैलरी ऑफ द टीचर्स, टीचर्स को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल, स्कूल्स को बनाने के लिए। प्रोक्योरमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल है उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए। एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस। और इसके अलावा स्कूल का कुछ नॉर्म्स गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी स्कूल को किसी भी पर्पस के लिए जरूरत है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है फंड प्रोवाइड करते हैं आगे स्कूल्स को। ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा एक फंड है, जो एक पर्पस है, जो हमारा सेंटर से स्टेट को पैसा मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्कीम्स के तहत, जैसे एसएसए, आरएमएसए, मिड डे मील, उसके अकॉर्डिंग जो पैसा मिलता है वो भी हमारा एजुकेशन सेक्टर में लगता है। इसके अलावा स्टेट के पास फंड के लिए क्या है कि लोन मिल सकता है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो द स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो टेक लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारा सच एज वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बैंक, टू फाइनेंस द एजुकेशन। तो स्टेट को सेंटर से पैसा मिल रहा है, खुद का बजट बना है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन है। एंड थर्ड हमारा लोन ले सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो राज्य सरकारें शिक्षा के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक और एशियाई विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थानों से भी ऋण ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी बैंक है हमारा, यहां से भी जो है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फंड लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कौन कौन सी स्कीम्स है जिसके लिए कि पैसा दिया जा सकता है। अलग अलग स्कीम्स है, जैसे कि हमारे एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए है, या इसके अलावा हमारे पास जो है मिड डे मील स्कीम है, समग्र शिक्षा है। ऐसी ऐसी अलग अलग जो स्कीम्स आती हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को अलग से पैसा देती है उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें अपने अपने बजट के जरिए शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ये सारे काम करते हैं जो भी हमने डिस्कस किया कि टीचर्स को सैलरी प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्कूल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, प्लस उसका मेंटेन करना, रख रखाव करना, राज्य विशिष्ट छात्रवृत्ति कार्यक्रम, स्टेट के अकॉर्डिंग जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं, पाठ्य पुस्तकें और शैक्षिक सामग्री, स्कूल्स को जो है शैक्षिक सामग्री जो भी लर्निंग के लिए मटेरियल है वो प्रोवाइड करना, एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करना, और जो है हम बुक्स भी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हमारा राज्य सरकारें अपने बजट से कर सकती हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा होता है दैट इज द लोकल बॉडीज फंड। लोकल बॉडी हमारे कैसे हैं, अब हमारे पास अर्बन एरिया है, हमारे पास रूरल एरिया है। तो जैसे अर्बन में हमारे पास ज्यादातर क्या होती है, जैसे नगर पालिका है, राइट, या फिर हमारे पास रूरल एरिया जो ग्रामीण इलाका है उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास पंचायत है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से जो हमारा फंड है दैट इज अ लोकल बॉडीज फंड। लोकल बॉडीज फंड कम फ्रॉम म्युनिसिपल बजट्स एंड कम्युनिटी एफर्ट टू सपोर्ट एजुकेशन एट ग्रास रूट लेवल। तो निचले स्तर पर जो है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जमीनी स्तर पर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हम लोकल बॉडी फंड का यूज करते हैं। तो स्थानीय निकाय निधि, नगर पालिका बजट और जमीनी स्तर पर शिक्षा का समर्थन करने के लिए सामुदायिक प्रयासों से आती है। तो ये हमारा लोकल फंड यहाँ पर यूज होता है।
Municipal budget, urban and rural bodies allocate funds for the maintenance and development of the local school. तो जैसे पंचायत है वो अपने गांव के स्कूल में किस तरीके से उसका जो है उद्धार किया जा सकता है, कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके लिए पैसा लगाती है। इसी तरह से नगर पालिका अपने एरिया के स्कूल्स में, तो इस तरीके से वो अपने स्कूल्स को डेवलप कर सकते हैं। सो अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज allocate funds for the maintenance and development of the local body, funding for school infrastructure, local education projects, इन सब के लिए हम जो है फंड यूज कर सकते हैं। सो नगर पालिका बजट जैसे कि शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय स्थानीय स्कूलों के रखरखाव और विकास के लिए धन आवंटित करते हैं, जैसे कि स्कूल के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए, स्थायी शैक्षिक परियोजनाओं के लिए धन, इस तरीके के अलग अलग पर्पस के लिए। नेक्स्ट हमारा पीआरआई, जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा जो अर्बन एरिया शहरी इलाका है उसमें हमारे पास नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी है, और जो हमारा अर्बन रूरल एरिया है जो ग्रामीण इलाका है उसमें हमारे पास क्या है, पंचायती सिस्टम है। सो पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरिया, पीआरआई प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैनेजिंग एंड फंडिंग ऑफ लोकल स्कूल, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, लोकल हायरिंग ऑफ टीचर। तो पंचायती जो राज हमारा सिस्टम है, पंचायती राज संस्थान क्या करती है, ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्कूलों के प्रबंधन के लिए, जो भी लोकल स्कूल है उसको मैनेज करने के लिए एक अहम रोल निभाती है, उनको पैसा प्रोवाइड करती है, वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि किस पर्पस के लिए यूज होगा, जैसे कि स्कूली भवनों का निर्माण और रखरखाव, जो भी हम स्कूल बनवा रहे कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लस उसकी मेंटेनेंस के लिए, और जो है शिक्षकों की स्थानीय भर्ती के लिए, यानी कि जो भी लोकल टीचर है उसको हायरिंग करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास लोकल टैक्सेस एंड लिवेसेस होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर द फंडिंग ऑफ एजुकेशन। इन सम एरियाज सम स्पेसिफिक लोकल टैक्सेस और लिव आर यूज्ड टू फंड एजुकेशन। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, एजुकेशन सेस है, अगर एजुकेशन सेस जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है तो आपके एजुकेशन सेक्टर में ही उस पैसे को लगा रही है। तो कुछ क्षेत्रों में स्थानीय कर और शुल्क के लिए, शिक्षा को वित्त पोषित करने के लिए विशिष्ट स्थानीय कर और शुल्क का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कुछ राज्यों द्वारा लगाया गया शिक्षा उपकर। तो ये जो शिक्षा का कर है वो आपकी शिक्षा के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया कि फंड हमारा किस तरीके से यूज होता है। नाउ अब हम बात करेंगे ग्रांट इन एड सिस्टम की क्या टाइप्स होते हैं। अभी तक हमने समझा है कि नेशनल, स्टेट और लोकल बॉडी किस तरीके से इनको फंड मिलता है जो कि वो स्कूल के लिए यूज कर सकती है, जो कि एक काफी हद तक हमने जो इससे पहला टॉपिक है पब्लिक फाइनेंशियल लोकल फंड, उसको भी हमने टच कर लिया है, थोड़ा बहुत हमने उसका आइडिया ले लिया है। ठीक है, तो अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। और अगर आप हमारा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी। और एक हमने अब हम बात करते हैं कि जो ग्रांट है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। तो ग्रांट जो स्कूल को मिलता है वो दो तरीके का है। एक तो होता है ग्रांट इन कैश, जो कि हम बोलते हैं ग्रांट इन कैश, हमारा नाम से पता चल रहा है कैश, यानी कि हम नगद के रूप में देंगे, सीधा पैसा देंगे। सो नगद अनुदान इसको हम बोलते हैं। ऐसे अनुदान नगद में दिए जाते हैं और उनकी गणना के कुछ कुछ जो है हमारे पास प्रकार हैं कि जो हम ग्रांट देंगे कैश में वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, किस बेसिस पर होगा हमारा। ठीक है, फर्स्ट है हमारा अनुपातिक अनुदान, यानी कि प्रोपोर्शनेट ग्रांट। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, प्रोपोर्शन यानी कि अनुपातिक, कुछ अनुपात हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपके स्कूल का खर्च है हम पूरा नहीं देंगे, हम उसका कुछ हिस्सा आपको देंगे। तो सरकारी स्कूल के स्वीकृत व्यय का एक अनुपात, मान लीजिए आधा या एक तिहाई देती है, और संस्थान बाकी राशि स्कूल की आय के विभिन्न स्रोतों से जुटाता है। स्वीकृत व्यय का अगर आधा हिस्सा सरकार दे और आधा हिस्सा स्कूल अपने आप से मिलाए तो इसको हम मिलान अनुदान भी कहते हैं, क्योंकि 50-50 हो गया। अगर 50% मिल रहा है हमें, 50 गवर्नमेंट दे रही है ग्रांट के रूप में और 50 स्कूल अपने रेवेन्यू से जुटा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मिलान अनुदान भी बोलते हैं हम उसको हिंदी में। ठीक है, तो जितना भी हमारा खर्च है उसका कुछ परसेंटेज आपको, चाहे 50% है, 1/3 मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, 1/3-4 मिल रहा है, तो वो आपका क्या है, वो आपका अनुपातिक अनुदान है, जहां पर हम पूरा खर्च ना देके कुछ हिस्सा उसका दे रहे हैं। सो ग्रांट्स प्रोवाइडेड टू स्कूल्स आर मेनली ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट इज द ग्रांट इन कैश। सो दिस इज बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, इट विल बी प्रोवाइडेड in the cash form. So such grants are made in cash and some of methods for calculating in them are, first is proportionate grant, that is अनुपातिक अनुदान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट गिव्स अ पोर्शन, प्रोपोर्शन says 1/2 or 1/3 of the approved expenditure of the school and institution and arranges the rest from the different sources revenue of the schools in income. ठीक है, so in case 1/2 of the approved expenditure paid by the government, it is called the matching grant, यानी कि मिलान ग्रांट हमारा हो गया।
सेकेंड हमारा है ग्रेडेशन सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम। जैसे ग्रेड, जैसे आप बच्चों को ग्रेड देते हैं, इसी तरीके से हम स्कूल के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि अगर स्कूल में ये चीजें होंगी तो इस पैरामीटर पर हम ग्रेडिंग सिस्टम देंगे कि कौन सबसे अच्छा स्कूल है, कौन जो है ए कैटेगरी में आता है, बी कैटेगरी में आता है, सी कैटेगरी में आता है, अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। जैसे एज ए प्रिंसिपल आप टीचर की क्लास को ऑब्जर्व करते हो, ठीक इसी तरीके से स्कूल के लिए अलग अलग पैरामीटर बना दिए हमने कि बच्चों का रिजल्ट कैसा है, अटेंडेंस कैसी है, टीचर की अटेंडेंस कैसी है, या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में क्या है, या नेशनल लेवल पे किस तरीके से पार्टिसिपेट हो रहा है। अलग अलग हमने कैटेगरी बना दी और हमने ग्रेड सिस्टम रख दिया। तो जो भी जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, जो ए ग्रेड लेकर आएगा, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है पैसा दिया जाएगा। सो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रांट इज बेस्ड अपॉन द ग्रेडिंग इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सीलेंस, एंड ऑन दिस बेसिस ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड। द इंस्टीट्यूशन कंसिडर टू बी परफॉर्मिंग इन ए बेटर मैनर एंड ए प्रेफर इन दिस टाइप ऑफ गिविंग द ग्रांट्स। तो यहाँ पर अनुदान प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली संस्थानों को उनकी उत्कृष्टता, एक्सीलेंस के आधार पर हम ग्रेडिंग प्रदान करते हैं। ग्रेड हमने दे दी उसकी एक्सीलेंस के बेसिस पर, अलग अलग पैरामीटर पर, और इसी आधार पर अनुदान प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली में बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थाओं को अनुदान करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो जो बेटर करेगा, जो अच्छी ग्रेड लेकर आएगा, उसको हम यहाँ पर ग्रांट प्रोवाइड कर देंगे। थर्ड इज द डेफिसिट ग्रांट। डेफिसिट ग्रांट हमारी क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम ग्रांट आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल। द ग्रांट इंटेंड टू फिल द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये जो ग्रांट दी जाती है वो किस लिए? कि आपके पास अगर इनकम कम है और खर्च ज्यादा है, उसको मैच करने के लिए। तो जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है, जितना भी आपका व्यय है, आपका खर्च है, उसमें से हम माइनस कर देंगे आपकी इनकम यानी कि आय, और जितना भी पैसा आएगा वो हम पे कर देंगे ग्रांट के रूप में। तो इस प्रणाली में स्कूल की आय और व्यय के बीच के अंतर के आधार पर प्रदान किया जाता है। अनुदान का उद्देश्य क्या है? आय और व्यय के अंतर को भरना है, ये गैप जो है उसको फुलफिल करना है। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल सिस्टम। मल्टीपल सिस्टम जब हम दो या दो से ज्यादा ग्रांट सिस्टम को यूज करें। सो इन दिस सिस्टम हम क्या करते हैं? मल्टीपल सिस्टम में ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 और मोर ऑफ द अबव मेंशन्ड स्कीम। जैसे कि हमने ग्रेडिंग सिस्टम भी यूज कर लिया, और जो है हमने यहाँ पर मान लीजिए डेफिसिट ग्रांट भी यूज कर लिया, दोनों यूज कर लिए, तो हमारा क्या हो गया? ये मल्टीपल सिस्टम हो गया। तो जब भी हम दो या दो से ज्यादा अनुदान प्रणालियों को यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं बहुप्रणाली या मल्टीपल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल ग्रांट। ठीक है, कैपिटल ग्रांट जैसे कि किसी भी पर्पस के लिए कोई भी सामान आपको खरीदना है, उसके लिए आपको ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है। सो सच ग्रांट्स आर गिवन टू मीट द एक्सपेंसेस दैट आर टू बी इनक्योर्ड फॉर ए पर्टिकुलर और ए स्पेसिफिक पर्पस। तो ऐसा अनुदान किसी विशेष या विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है। आपको स्कूल में मान लीजिए कोई भी जो है लैब बनानी है या लाइब्रेरी बनानी है, उसके लिए आपको प्रोवाइड कर दिया, तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के उद्देश्य के लिए मिलेगा। इट इज नॉट मेंट फॉर जनरल पर्पस, ये जनरल पर्पस के लिए मिलता। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग ए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज करना है, या बच्चों के लिए कोई कैंप लगाना है, तो जो है स्कूल को अनुदान दिया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यालय, छात्रों के लिए शिविर आयोजित करने के लिए स्कूलों को अनुदान दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज कैपिटेशन ग्रांट। कैपिटेशन ग्रांट हमारे क्या है? दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। कैपिटेशन जितने ज्यादा बच्चे स्कूल में उतना ज्यादा ग्रांट, जितने कम उतना कम ग्रांट। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देते हैं कि पर स्टूडेंट इतना मिल जाएगा, उसके बेसिस पर। सो कैपिटेशन जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग दे, द स्कूल विद द बिगर स्टूडेंट पॉपुलेशन रिसीव मोर ग्रांट्स। तो इसकी गणना स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर की जाती है। अधिक छात्र आबादी वाले स्कूलों को अधिक अनुदान मिलता है, राइट। नेक्स्ट हमारा है फिक्स ग्रांट सिस्टम। फिक्स ग्रांट कि हमने फिक्स कर दिया कि स्कूल को हर साल जो है 10 लाख रुपए मिलेगा, तो ये हमारा क्या है? फिक्स ग्रांट सिस्टम है, यानी कि निश्चित अनुदान प्रणाली। इस प्रणाली में सरकार स्कूलों को एक निश्चित राशि प्रदान करती है, और बाकी जितने भी फिर खर्च बचेंगे वो स्कूल अपने रेवेन्यू सिस्टम से देखेगा, अपने जो है उसके जो भी संसाधन है उससे पूरा करता है। सो इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट प्रोवाइड ए फिक्स्ड अमाउंट टू द स्कूल एंड रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर मेड बाय द स्कूल्स रेवेन्यू और फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा नेगोशिएबल एडहोक ग्रांट। इसी में हमारे आ जाता है नेगोशिएबल एडहोक ग्रांट, जिसको हम बोलते हैं परक्राम्य
तदर्थ अनुदान, ठीक है। सो नेगोशिएशन एड होक ग्रांट, यानी कि ऐसे अनुदान जो कि अचानक से हमें जरूरत पड़ गई, ठीक है, अचानक से हमें जरूरत पड़ गई, अभी हमारे पास काम सही चल रहा था लेकिन अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई जिसके चलते हमें जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, जिससे कि स्कूल की बिल्डिंग मान लीजिए बहुत जर्जर हालत में है, टूट गई है, गिर गई है, इस टाइप के सिचुएशन के लिए हमें जो है ग्रांट जो चाहिए वो हमारा नेगोशिएबल एड होक ग्रांट होता है। तो ऐसे अनुदान कुछ विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि स्कूल का प्लांट नष्ट हो जाए तो सरकार स्थिति से निपटने के लिए विशेष अनुदान दे सकती है। तो सच ग्रांट्स आर गिवन टू टाइड ओवर सर्टेन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग exigencies. For instance, due to a natural calamity, if the school plant is destroyed, the government may provide special grant to overcome the situation. नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारा ग्रांट इन काइंड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने ग्रांट इन कैश पढ़ा था, तो उसके एक बार हम रिवाइज करें तो ग्रांट इन कैश में हमारा क्या था कि कैश के फॉर्मेट में मिलेगा, प्रोपोर्शनेट, जहां पर आप कुछ पोर्शन देते हो जितना भी खर्च है उसका, यानी कि ठीक है, कुछ प्रोपोर्शन जो है हम यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडेशन सिस्टम। ग्रेड हमने बना दिया कि जो स्कूल जितना अच्छा है, जितनी ग्रेड है, जो जैसे ए ग्रेड लेकर आएगा तो उसको बजट मिल जाएगा, ठीक है, जो जितना अच्छा कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पर। डेफिशिएंट, जितना भी आपका खर्च है और जितनी भी आपकी इनकम है उसके डिफरेंस को फिलफिल करने के लिए, उसके गैप को भरने के लिए, अगर मान लीजिए खर्च हमारा 12 लाख है और इनकम हमारी 10 लाख है तो 2 लाख रुपए बच गए, तो 2 लाख रुपए हमें ग्रांट के तौर पर मिल जाएंगे। मल्टीपल सिस्टम, जब हम 2 से ज्यादा ग्रांट सिस्टम को यूज करते हैं एक साथ, जैसे कि मान लीजिए हमने डेफिसिट भी यूज कर लिया कि जो खर्च का कम बच जाएगा वो प्रोवाइड कर देंगे, और हमने ग्रेडिंग सिस्टम भी यूज कर लिया कि जो जितना अच्छा करेगा उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड प्रोवाइड करेंगे, ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट हमारा क्या था, जो किसी भी पर्पस के लिए मिले, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल में लैब बनानी है, लाइब्रेरी बनवानी है, टीचर ट्रेनिंग करवानी है, कोई कैंप लगाना है, तो वो हमारा क्या है, हमारा उसके हम बोलते हैं कैपिटल ग्रांट। नेक्स्ट है हमारा कैपिटेशन ग्रांट। कैपिटेशन ग्रांट मिलता है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे स्कूल में उसके बेसिस पर, तो जिस स्कूल में जितने ज्यादा स्टूडेंट उसको मिलेगा उतना ज्यादा ग्रांट। नेक्स्ट हमारा है फिक्स ग्रांट। फिक्स यानी कि हम फिक्स प्रोवाइड कर देंगे कि स्कूल को हर साल जो है 10 लाख रुपए मिल रहा है सपोज, तो वो हमारा क्या होगा, फिक्स ग्रांट हो गया। नेगोशिएबल एड होक ग्रांट। नेगोशिएबल जब किसी भी पर्पस के लिए मिल रहा है, जब कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो गई है, जैसे मान लीजिए जो है अर्थक्वेक आ गया, बहुत तेज आंधी चली, मान लीजिए स्कूल के पेड़ गिर गए या प्लांट में कोई दीवार टूट गई, तो इन सब पर्पस के लिए जो ग्रांट दिया जाता है उसको हम नेगोशिएबल एड होक ग्रांट बोलते हैं। तो ये जितने भी हमने ग्रांट पढ़े इसमें डायरेक्टली पैसा मिलता है, स्कूल को मनी की फॉर्मेट में मिलते हैं। सेकेंड हमारा जो है वो क्या है, हमारा ग्रांट इन काइंड। जब आपको वस्तु अनुदान मिलता है, यानी कि जो चीज आपको चाहिए ना उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा, वो चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, ग्रांट इन काइंड है, ठीक है। बच्चा अगर आपसे किसी भी चीज के लिए पैसा मांगता है तो अगर आप वो पैसे दे रहे हो तो वो हमारी इन कैश है, और अगर आप वो सामान ला के दे रहे हो, बोल रहे हो बच्चे को मुझे बता दो क्या चाहिए, आप वो ला कर दे दे तो वो आपका क्या है, इन काइंड है। सो ग्रांट इन काइंड, सच ग्रांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एड सच एज इंस्टेंस टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स लाइक टेलीविजन, कंप्यूटर, laboratory equipment, books, midday meal, teaching aids, etc. that are provided by the government, other agency to the school, for example, are the example of the such grant. तो इस तरीके के ग्रांट में हम क्या करते हैं, इस तरीके के ग्रांट में हम जो है पैसा ना देकर जो भी आपको सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड चाहिए स्कूल को तो स्मार्ट बोर्ड ले आएंगे, कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर ले आएंगे, लाइब्रेरी के लिए बुक्स चाहिए तो बुक्स प्रोवाइड कर देंगे, तो जो भी चीज चाहिए वो चीज हम दे देंगे, बट पैसा नहीं दे रहे। तो इस तरीके के अनुदान भौतिक सहायता के रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए टेलीविजन, कंप्यूटर जैसे तकनीकी उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण, किताबें, मध्याह्न भोजन, शिक्षण सहायक सामग्री आदि जो सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा स्कूलों को प्रदान किए जाते हैं, ऐसे अनुदानों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास सिस्टम है जो कि हम यूज करते हैं ग्रांट इन एड की तरह। ऐसे कई व्यावसायिक संगठन है जो नए कंप्यूटर या पुराने कंप्यूटर को दान कर देती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अब उनके काम का तो है नहीं कुछ, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, उनके काम के लिए तो अभी नहीं है, लेकिन वो स्कूल में कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं इंस्टॉलेशन किसी भी पर्पज के लिए, जैसे कि हमारे रिसर्च पर्पज के लिए, किसी भी तरीके से लैब में हम यूज कर सकते हैं, तो वो हमें कई बार दान कर देते हैं, ठीक है, वो हमें डोनेट कर देते हैं, तो ये हमारे स्कूल में बहुत उपयोगी होते हैं। या काफी सारी कंपनीज आपने देखी होंगी साइंस किट प्रोवाइड कर देती है, विज्ञान किट प्रोवाइड कर देती है बच्चों को, जो कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो या जैसे कई बार आप देखोगे मोबाइल लैब भी है, मोबाइल पे आप कॉल करो, लैब आपके पास आ जाएगा, आप एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखा सकते हो। इसी तरीके से मोबाइल लाइब्रेरी, तो ये काफी सारे ऑप्शंस है जो हमारे ग्रांट इन काइंड में ही आते हैं, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस देयर आर द सेवरल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दैट डोनेट न्यू कंप्यूटर्स और ओल्ड कंप्यूटर्स दैट हैव नो
बिकम ऑब्सोल्यूट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट आर स्टिल इन यूज फॉर द स्टूडेंट पर्पस। तो स्टूडेंट पर्पस के लिए हम उसको तभी भी यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उसको एड ऑन कर देते हैं वहां पर, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। सो देयर आर आल्सो ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स द स्कूल विद द साइंस किट्स विद द मटेरियल नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब एंड इवन द मोबाइल लेबोरेटरीज आर आल्सो वन ऑफ दैट एग्जांपल। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने फंडिंग समझे कि किस तरीके से हमें फंडिंग मिलती है, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी किस तरीके से फंडिंग लेते हैं, किस तरीके से उनका काम होता है, ग्रांट क्या होती है और ग्रांट के टाइप्स क्या होते हैं, वो हमने आज की क्लास में समझे। आई होप ये क्लास आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक टॉपिक था जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में वित्त प्रबंधन को लेकर जो है उसका एक टॉपिक हमारा था, सेकंड लास्ट टॉपिक, वो हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड प्रिंसिपल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप स्टडी मटेरियल या नोट्स ले सकते हैं, उसके लिए आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही अवेलेबल है। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो 9 से 10 बुकलेट का ये सेट होता है जो आपको आपके एड्रेस पे कोरियर कर दिया जाता है। इसके अलावा आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि हमारे पास रिकॉर्डेड बैच है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक आपको दोनों ही फॉर्म में मिल जाएगा, आईफोन के लिए भी और जो है हमारा एंड्रॉइड फोन के लिए भी। लिंक आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे ऐप को, स्टोर टैब पे जाएंगे और आप लिखेंगे यूकेपीएससी तो आपके पास टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपके पास आ जाएगा। अभी हमारा रिकॉर्डेड बैच पे हमारा डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है जो कि अभी आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 15,000 में। इसको आप जो है परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने फुल सिलेबस कवर किया है, तो जो भी है आपका चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 की 8 यूनिट है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश जैसे अभी हमने पढ़ा इसी तरीके से आपका पूरा सिलेबस उसमें कवर होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है इसमें हमारी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होंगी और इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कि हार्ड कॉपी नोट्स पहले ले लिए हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो नोट्स का प्राइस जो है आपके जो भी कोर्स का प्राइस है उससे डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको उस कोर्स को क्लिक करना होगा। कोर्स को क्लिक करने के बाद आप गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो आपको ऑप्शन मिलेगा बाय नाउ, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं और आपका कोर्स आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप क्लिक करेंगे आई एम इंटरेस्टेड पर। आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास आपके यूर लर्निंग ऐप से एक मैसेज आएगा जिसमें आपकी कोर्स की डिटेल होगी और पेमेंट लिंक होगा। पेमेंट लिंक पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, रेजर पे के थ्रू है, बिल्कुल सेफ है। और उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे आपकी ऐप पर जिसमें कि आपका कोर्स आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल जाती है। ठीक है, तो ये था आज की इस क्लास में। और इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने फ्री बुक ऑर्डर नहीं की है जो कि हमने एमसीक्यू सीरीज तैयार की है, 600 प्लस उसमें क्वेश्चंस हैं फॉर उत्तराखंड प्रिंसिपल, तो उसके लिए भी आप हमारे पास ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको पता ही है 8447410108। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, अपना सिटी और अपने एग्जाम का नाम। और फ्री बुक के लिए आप जो है अपना नाम, अपना एड्रेस और आपका पिन कोड के साथ और मोबाइल नंबर के साथ हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपको बुक डिलीवर कर पाए। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।